नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली, क्या क्या हुआ, सारे घटनाक्रम क्या थे, इस सब के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिकी रेवोल्यूशन और अमेरिकी जो इंडिपेंडेंट वॉर है उसमें अंतर क्या है। अमेरिकी क्रांति यानी कि जो पूरी आज़ादी की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई है, तो वो 1765 से लेकर 1783 तक चली है अमेरिकी क्रांति। लेकिन जो मुख्य युद्ध है, जो मुख्य वॉर है, जो मुख्य संग्राम हुआ था वो हुआ था 1775 से 1783 तक। ठीक है, ये पूरी क्रांति है 1765 से 1783 तक, और जो मुख्य युद्ध हुआ है वो हुआ है 1775 से 83 तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन दो पक्षों के बीच में हुआ था, कौन कौन इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो एक तरफ थे अमेरिकन्स जो अमेरिका में रहते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रवादी कहेंगे। ठीक है, जो वहाँ पर रहते थे राष्ट्रवादी, और इनके साथ में था फ्रेंच एम्पायर, यानी कि जो फ्रांस का पूरा एम्पायर है, पूरा जो फ्रांस देश है वो इनकी तरफ था। और दूसरी तरफ थे इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश या इंग्लिश इनको बोल सकते हैं। तो एक तरफ ब्रिटेन था और उनके साथ में थे लॉयलिस्ट, यानी कि जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, जो थे अमेरिकन लेकिन जो अंग्रेज़ों के अभी भी वफादार बने हुए थे। तो दो पक्ष थे, एक तरफ थे अमेरिकन्स और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन वाले। ठीक है, इसमें एक कॉलोनिस्ट शब्द आएगा। कॉलोनिस्ट शब्द का अर्थ है जो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, जो अमेरिका के मतलब वहाँ के निवासी हैं, रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स का मतलब होता है जो अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कब्जा किया, वहाँ पर अपने लोगों को बसाया। ठीक है, और जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको उस जगह से बेदखल करके पीछे ढकेल दिया। ठीक है, तो वो जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स हैं वो वहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, और जो कॉलोनिस्ट हैं, ये कॉलोनिस्ट वो हैं जिन्हें ब्रिटेन ने वहाँ पर बसाया था। ठीक है, ब्रिटेन वालों ने वहाँ पर ला के लोगों को बसाया था। तो यही लोग अब इनका विरोध कर रहे हैं, ब्रिटेन वालों का। ठीक है, आगे हम समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हैं नेटिव अमेरिकन्स, ऐसे ही रहते थे, ये वहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिका के, इन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के बारे में, यानी कि अमेरिका में जो कॉलोनी बसाई गई थी उनका पूरा इतिहास क्या है। 1492 में, सन 1492 में कोलंबस ने इस जगह की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी, और इसका नाम दिया था उसने वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो कोलंबस जो था वो इंडिया को खोजने निकला था, भारत को खोजने निकला था, लेकिन उसने जो अमेरिका की खोज कर ली थी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये अमेरिका है। वो अभी भी इसको इंडिया ही मान रहा था, और जो वो इंडिया का जो वेस्ट वाला क्षेत्र है उसे मान रहा था, इसलिए उसे वेस्ट इंडीज़ कहा गया। लेकिन बाद में जब अमेरिगो वेस्पुसी आया तो उसने सारी जगह को बताया कि ये अमेरिका है, भारत नहीं है। इसी वजह से अमेरिका को जो नाम है वो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये हुआ 1492 में। इसके बाद जो 16वीं और 17वीं शताब्दी है उसमें यहाँ पर धीरे धीरे करके जो यूरोप के अन्य देश थे उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की, वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, और इसी के साथ में इंग्लैंड भी वहाँ पर आ गया। इंग्लैंड ने यहाँ पर अपनी 13 कॉलोनियाँ बसाईं, 13 उपनिवेश बसाए, जो कि 1607 से शुरू हुए और 1732 तक यहाँ पर 13 उपनिवेशों को बसाया गया, 13 कॉलोनियों को बसाया गया। ये उस टाइम का मैप है, सन 1700 का ये मैप है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्पेन का राज्य है, स्पेन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। जो ग्रीन कलर में आपको ये दिख रहा है ये पूरा फ्रांस है, और जो येलो कलर में आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला इलाका, ये ब्रिटेन है। यहाँ पर इंग्लैंड का कब्जा था, यहाँ पर इंग्लैंड की 13 कॉलोनियाँ बसाई गई थी। ये वो 13 कॉलोनियाँ हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सारी जो इस मतलब समुद्र के तट पर बसी हुई हैं, इस साइड पूरी ये वाली। इसमें आप देख रहे होंगे न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, ये बहुत सारी हैं। ठीक है, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, तो ये 13 कॉलोनियाँ, न्यूयॉर्क भी यहाँ पर है। ये 13 कॉलोनियाँ अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई थी।
इन्हें बसाने का जो मेन मतलब था, इन्हें बसाया इसलिए गया था कि ये जो मूल उनकी कंट्री है, जो मदर कंट्री है, जो मूल उनका देश है जहाँ से वो आए हैं, उन्हें बेनिफिट पहुँचा सकें। यहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके उनको ले जाकर अपनी जो मातृ देश है, उनका जो मूल देश है, उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, भारत में भी ऐसा ही हुआ है। भारत में राज करने का उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ का जो सामान है, यहाँ का सोना चांदी, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको ले जाकर अपने देश को सौंपना, अपने देश को फ़ायदा पहुँचाना। ठीक है, यहाँ पर भी उनका वही कारण था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अमेरिकी रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, किन कारणों से इन लोगों ने यहाँ पर, जो इन्हीं के लोग थे, यहाँ पर जो लोग बसाए गए थे वो अधिकतर लोग इन्हीं के थे, इंग्लैंड वाले ही थे। मतलब उनका मूल देश इंग्लैंड ही था। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो बाहरी लोग आए थे अपने यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था। लेकिन अमेरिका में जो लोग विरोध कर रहे थे वो ब्रिटेन वाले ही थे, ब्रिटेन से ही वो आए थे। ठीक है, और वो अब यहाँ पर आके विरोध कर रहे थे ब्रिटेन का। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे, हम कारण समझेंगे। कारण को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कल्चरल, यानी कि कल्चर में क्या क्या बदलाव हुए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, 3 कारणों में हम इस पूरे अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिवाइड करते हैं। पहला कारण है कल्चरल कॉज, यानी कि कल्चरल क्या क्या दिक्कतें हुई। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो अमेरिका में लोग आए थे इंग्लैंड से, वो यहाँ पर आके मतलब एक प्रकार से दूसरे धर्म को, मतलब धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र थे। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में जो धर्म है वहाँ का, ठीक है, वो मतलब जो यूरोप के राजा द्वारा धर्म चलाया जाता था वो अलग धर्म है, ईसाई धर्म है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने अपना एक अलग ही, मतलब वो धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र थे। जो लोग इंग्लैंड से, अधिकतर वो लोग यहाँ पर आए थे अमेरिका में जो लोग मतलब इंग्लैंड में नहीं रहना चाहते थे। जहाँ मतलब इंग्लैंड में अगर उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो वहाँ से भाग के अमेरिका में बस जाते थे। ऐसे लोग धीरे धीरे करके अमेरिका में बस गए, और इन्हीं लोगों के बसने के कारण वहाँ पर नए नए जो आइडिया हैं, नई नई सोच है वो डेवलप हुई। जैसे नेचुरल लॉ ऑफ एंड राइट, यानी कि जो मानव के जन्मजात अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको, उनका ज्ञान यहीं पर हुआ उन्हें। लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का यहीं पर ज्ञान हुआ। रिपब्लिकन्स, ठीक है, और प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में आकर ही लोगों को मतलब जानने को मिली। और यहाँ के जो लोग थे अमेरिका के, एकदम खुले विचारों वाले थे। ठीक है, और जो इंग्लैंड के लोग थे वो अभी भी राजा, मतलब राजा के एक प्रकार से उन्हीं के कहने पर चलते थे, और उनमें ज़्यादा सोच का जो डिफरेंस था वो नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर एकदम ये खुली हवा में लोग जी रहे थे अमेरिका में आकर। अमेरिका में आकर इंग्लैंड का जो प्रभाव था वो कम था यहाँ पर। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, ग्रेट थिंकर हुए हैं, जैसे कि जॉन लॉक हो गया, ठीक है, इमैनुअल कांट हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन। तो ये सारे जो नए नए विचारक हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे विचार दिए, यहाँ पर लोगों को एक नई सोच का एहसास कराया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज के बारे में कि राजनीतिक कारण क्या थे अमेरिकी रेवोल्यूशन के। तो सबसे जो पहला राजनीतिक कारण था वो ये था कि यहाँ पर जो 13 कॉलोनियाँ थीं उनका खुद का एक मतलब पूरी तरीके से कानून बनाने का सिस्टम था। ठीक है, एक प्रकार से विधानसभा थी। ठीक है, ये था। यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो पूरी सरकार का हेड है, पूरी विधानसभा का हेड है, वो ब्रिटेन के राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये लोगों को दिक्कत थी कि जब हमारी यहाँ पर सरकार है तो ब्रिटेन का गवर्नर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिका के लोगों के साथ। ठीक है, कि विधानसभा उनकी थी लेकिन जो गवर्नर है वो ब्रिटेन से आता था, और जो गवर्नर के पास कुछ ज़्यादा ही शक्ति थी, वो इनके निर्णय को पलट सकता था, इनके कानून को पलट सकता था। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि अमेरिका के लोगों का जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, उसमें कोई भी सदस्य चुनकर नहीं जाता था, कोई भी सांसद अमेरिका से चुनकर नहीं जाता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी अमेरिका वालों को कि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटर
वहाँ पर क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कॉज के बारे में, यानी कि आर्थिक क्या कारण कौन कौन से थे। तो आर्थिक कारण सबसे जो मेन थे वो ये थे कि जो ये 13 कॉलोनियाँ थीं, इन्होंने आपस में व्यापार करना चालू कर दिया था। ये समझ चुके थे कि हाँ, हम आपस में व्यापार करके ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हुआ क्या कि इन सबको धीरे धीरे करके इंग्लैंड ने कंट्रोल करना चालू किया। 13 कॉलोनियों पर अलग अलग करके रूल लगाए, एक्ट ला के कानून बनाए गए कि आप आपस में व्यापार ना करें, इंग्लैंड के साथ व्यापार करें ताकि इंग्लैंड को फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कारणों में थीं। अब हम आपको बताते हैं एक्टों के बारे में, कौन कौन से एक्ट थे जिनकी वजह से यहाँ पर अमेरिका वालों को दिक्कत हुई। सबसे पहला जो एक्ट है वो 1651 में आया था, और इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो पूरा व्यापार होगा वो जो ब्रिटेन के शिप हैं, जो इंग्लैंड के शिप हैं, इंग्लैंड के जहाज़ हैं, उन्हीं के द्वारा होगा। आप किसी और देश का जहाज़ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये था कि अगर ब्रिटेन के जहाज़ यूज होंगे तो ब्रिटेन का पूरे व्यापार पर कब्जा रहेगा और ब्रिटेन को इससे फ़ायदा होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स के द्वारा ब्रिटेन को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये पहला एक्ट था। उसके बाद 1660 में एक एक्ट आया, इसमें कहा गया कि शुगर यानी कि शक्कर, तंबाकू, कॉटन, इंडिगो एक पदार्थ होता है, ये सिर्फ इंग्लैंड को बेचे जाएंगे और अन्य देशों के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा अमेरिका को धक्का ये लगा कि अगर वो दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन अगर इंग्लैंड के साथ ही व्यापार करेंगे, सिर्फ इंग्लैंड के साथ, तो वो अपनी मनमर्जी से पैसे देगा चीज़ों के, आप उससे डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन नहीं रहेगा व्यापार में। तो ये था। एक 1663 में आया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी व्यापार होता है कॉलोनियों के बीच में, आपस में कॉलोनियाँ अगर व्यापार करती हैं, तो ये जो व्यापार है ये इंग्लैंड के द्वारा होगा, यानी कि पहले माल इंग्लैंड जाएगा और इंग्लैंड से ही फिर अन्य कॉलोनियों में माल जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अफ्रीका में भी कॉलोनी है ब्रिटेन की और अमेरिका में भी है, तो अगर इनको सीधे व्यापार करना है, अमेरिका से अफ्रीका में सीधे कोई भी चीज़ बेचनी है, तो यहाँ पर वो सीधे नहीं बेच सकते हैं। पहले इस चीज़ को यहाँ पर ले जाना पड़ेगा ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ से उस पर टैक्स लगेगा, उसकी रॉयल्टी कटेगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, फिर वो माल यहाँ पर आएगा अफ्रीका में। तो इस वजह से अमेरिका वालों को बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर वो सीधे यहाँ पर माल बेचेंगे तो उनको एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी बात यह है कि इनका खर्च बच जाएगा, क्योंकि ये मतलब रास्ता कम पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्च कम पड़ जाएगा। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था। और इंग्लैंड को फ़ायदा ये था कि उस पर वो टैक्स ले रहा था, रॉयल्टी कट रही थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये था। ठीक है, लेकिन अभी तक मतलब ये लॉ लागू जरूर थे, मतलब ब्रिटेन द्वारा ये लागू जरूर किए गए थे, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया था। लोग स्मगलिंग कर रहे थे। ठीक है, लोग उन मतलब चोरी छिपे अपना व्यापार चालू रख रहे थे, अन्य देशों के साथ भी व्यापार कर रहे थे, आपस में भी व्यापार कर रहे थे बिना कोई टैक्स दिए। तो ये उनको फ़ायदा था अमेरिका वालों को। मतलब ये नियम सरकार द्वारा पास जरूर किए गए थे, लेकिन इन्हें ज़मीनी तौर पर सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया था। इसलिए अमेरिका वाले खुश थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, ऐसे नियम है वैसे नियम है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको तब पड़ा जब 1763 में सरकार ने सख्ती के साथ लागू किया। सिपों को जब्त किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों पर जुर्माना लगाया गया। ये सारी चीज़ें हुई 1763 में, और हुई इसलिए क्योंकि इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था फ्रांस के साथ। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 1763 तक। 1763 में युद्ध जीत गया था इंग्लैंड, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, और इसी कर्जे को चुकाने के लिए उसने इन कॉलोनियों वालों पर सख्ती के साथ ये नियम लागू किए, इनके टैक्स को बढ़ाया गया। हम बात कर लेते हैं 7 ईयर वॉर्स यानी सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में। इस युद्ध का अमेरिका की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। हम समझते हैं कैसे। ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और ये पहला ऐसा युद्ध था, मतलब उस टाइम पे लोग इसे वर्ल्ड वॉर भी बोल रहे थे, कि जो 5 कॉन्टिनेंट में यानी कि 5 महाद्वीपों में लड़ा गया था। भारत में भी ये युद्ध लड़ा गया था,
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। भारत में जो थर्ड कर्नाटक वॉर है यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो इसी सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांस की हार होती है, ठीक है, और जो बहुत सारी जो फ्रांस की वो हैं, फ्रांस के क्षेत्र हैं जो फ्रांस का जिन पर कब्जा था वो अब इंग्लैंड को दे दिए जाते हैं। इंग्लैंड उन पर कब्जा कर लेता है। और ये जो मतलब ये जो पूरा युद्ध है ये पेरिस की संधि के द्वारा ख़त्म होता है, जो 1783 में हुई थी, 1763 में हुई थी पेरिस की संधि। इसी के द्वारा ये पूरा युद्ध ख़त्म होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला जो इलाका है अब ये ब्रिटेन को मिल जाता है। पहले इस पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन अब ये इलाका ब्रिटेन को मिल जाता है, इंग्लैंड को मिल जाता है। इस पर पूरे में फ्रांस कब्जा कर लेता है, स्पेन कब्जा कर लेता है। स्पेन एक देश है यहाँ का। स्पेन ने और इंग्लैंड ने मिलकर ही फ्रांस को हराया था। तो ये हिस्सा स्पेन रख लेता है, स्पेन, और ये हिस्सा रख लेता है इंग्लैंड, और फ्रांस यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। पहले यहाँ पर फ्रांस का मतलब बंदरगाह थे और यहाँ से व्यापार होता था फ्रांस के लिए, लेकिन अब यहाँ से फ्रांस पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। ये भी आप मैप देख रहे होंगे, इस पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया है और यहाँ पर स्पेन ने कब्जा कर लिया है। युद्ध के बाद क्या होता है आप ये देख लीजिए। युद्ध के बाद सबसे जो मेन फ़ायदा है वो ये था कि जो फ्रांस था वो यहाँ से चला जाता है, इस इलाके से फ्रांस पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। उसके बाद ब्रिटेन एक बहुत बड़े कर्ज में डूब जाता है, क्योंकि ब्रिटेन पर युद्ध का बहुत बड़ा कर्ज हो गया था, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया था ब्रिटेन वालों ने कि जो कॉलोनिस्ट हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, उन पर हम टैक्स लगाएं, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ब्रिटेन वालों का सोचना ये था कि यहाँ पे जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, कॉलोनिस्ट लोग रहते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस युद्ध में, क्योंकि अब वो यहाँ पर फैल सकते हैं, उनको सुरक्षा मिली है, ज़मीन बहुत ज़्यादा उनको मिल गई है। अब पहले यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था तो वो यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते थे, लेकिन अब वो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, इनको सुरक्षा मिल चुकी है, ये ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई, और इन्हीं कारण से इंग्लैंड ने ये सोचा कि इन लोगों पर टैक्स लगाया जाए, ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ठीक है, ओके। लेकिन बाद में ये हुआ, जो यहाँ के जो राजा थे किंग जॉर्ज III यहाँ के राजा थे, इन्होंने ये कर दिया, सबसे जो ख़राब नियम उनका ये था, उन्होंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी, और इन सभी से कहा गया कि इस लाइन के उस साइड कोई नहीं जा सकता है, कोई भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। ये सारे कॉलोनी वाले ये सोच रहे थे कि जो नई जगह जो हमें मिली है, नई जो ज़मीन ब्रिटेन ने कब्जा की है, इस पर हम खेतीबाड़ी करेंगे, इस पर हम पूरा इसका उपयोग करेंगे। लेकिन ब्रिटेन के राजा ने ये घोषणा कर दी कि इस जगह पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, कोई भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है, ये कॉलोनी वाले। तो ये कॉलोनियों वालों के लिए, जो अमेरिका के लोग थे, उनको लिए बहुत बड़ा झटका था कि इस जगह पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब कुछ नए एक्ट लागू होते हैं, अमेरिका के लोगों पर कुछ नए नियम लागू होते हैं। पहला है शुगर एक्ट, यानी शक्कर का व्यापार अब सिर्फ इंग्लैंड के साथ में होगा, इंग्लैंड के अलावा किसी को भी ये शक्कर नहीं बेच सकते हैं। दूसरे अलावा जो सबसे विवादास्पद एक्ट था वो था क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट में ये कहा गया था कि जो इंग्लैंड के सोल्जर हैं, इंग्लैंड की जो सेना है, वो जहाँ पर रहेगी उन्हीं लोगों को उनका पैसा देना पड़ेगा। अगर वो इंग्लैंड में रहती है, अगर वो अमेरिका में सेना रहती है, तो अमेरिका के लोगों को ही इस सेना का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, और अमेरिका की सेना जिस भी घर में चाहे उस घर में रुक सकती है। अगर इंग्लैंड की सेना को ये लगता है कि हमें आज रात इस घर में बितानी है, तो वो उस घर में रात बिता सकते हैं। ये सबसे विवाद भरा फैसला था इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट में ये कहा गया था कि अब जो भी न्यूज़पेपर, जो भी कागज़ छपेगा, कोई भी जो कागज़ है जो अमेरिका में छपेगा, उस पर एक स्टाम्प लगेगा। स्टाम्प लगेगा मतलब वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, स्टाम्प का जो पैसा होता है वो देना पड़ेगा। तो इसी एक्ट द्वारा बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। जो वहाँ के जर्नलिस्ट थे, लॉयर थे, और जो एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, इस एक्ट का। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर विरोध हो रहा है।
और इनका एक नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिना हमारे प्रतिनिधि के इंग्लैंड में हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं, ये था। इसके बाद बात आती है एक संस्था की जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी। ये सैमुअल एडम्स जो एक विचारक थे उनके द्वारा लीड किया जाता था, उनके द्वारा ये संस्था बनाई गई थी। ये 1765 में बनाई गई थी और ये एक प्रकार से ऐसी संस्था थी कि हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे, अगर हमें खून खराबा भी करना पड़े, हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो हम हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और एक्ट आता है डिक्लेरेटरी एक्ट 1766, ठीक है। इसमें स्टाम्प जो एक्ट था, स्टाम्प एक्ट मैंने अभी बताया था, जो स्टाम्प एक्ट आया था उसको हटा दिया गया था। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वालों ने ये कहा था कि जो वहाँ के राजा हैं, इंग्लैंड के राजा हैं और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो जब चाहे यहाँ के लॉ को बदल सकती है, यहाँ के कानून को बदल सकती है अमेरिका के, और यहाँ पर टैक्स लगा सकती है। तो ये अमेरिका वालों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब धक्का था कि अगर आपने ये स्टाम्प एक्ट वापस भी ले लिया है, लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि हम जब चाहें जब यहाँ पर नए कानून लागू कर सकते हैं, नए टैक्स लागू कर सकते हैं, तो एक प्रकार से हमें मतलब नुकसान ही होगा उसका। इसके बाद एक टाउनशेंड एक्ट आता है, टाउनशेंड एक्ट 1767। इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, जैसे कि चाय पर टैक्स लगाया गया था, पेपर पर, ग्लास पर, कांच पर, लेड, पेंट जो घरों में पोता जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाया गया था जो घर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके द्वारा अमेरिका की सभी लोगों में एक प्रकार से गुस्सा इंग्लैंड के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। अब बात आती है यहाँ पर एक जो सबसे टर्निंग पॉइंट है इस पूरी क्रांति का, वो है बोस्टन नरसंहार। बोस्टन में क्या हुआ था, 5 लोगों को मार दिया गया था अंग्रेजी सैनिकों द्वारा। 5 मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे और उन लोगों पर ये गोलियाँ चला दी गई थी, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। और इस घटना के साथ पूरे अमेरिका में ब्रिटेन वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जैसे भारत में जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला नरसंहार हुआ था, उसी तरीके से इस घटना ने पूरे अमेरिका में एक प्रकार से गुस्सा पैदा कर दिया था। इसके बाद एक और एक्ट आता है जो है टी एक्ट 1773, चाय के ऊपर। इन्होंने क्या किया ब्रिटेन वालों ने कि सभी वस्तुओं पर से टैक्स हटा लिया, सिर्फ चाय को छोड़कर। चाय पर से टैक्स इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि चाय से इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। बहुत सारी जो चाय है वो भारत से ले जाकर वो अमेरिका में बेचते थे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेचती थी। इस कारण से सिर्फ चाय पर टैक्स बचाया गया, बाकी सभी चीज़ों पर से टैक्स हटा लिया गया। लेकिन जो प्रोटेस्टर थे, जो आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी चाय यहाँ पर बिकने नहीं देंगे, अमेरिका में उतरने नहीं देंगे। अगर वो बंदरगाह पर उतर भी जाती है तो हम उसे बाज़ारों तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन जो वहाँ के गवर्नर थे, मैसाचुसेट्स के जो गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि बोस्टन का जो बंदरगाह है वहाँ पर हम शिप उतारेंगे, मतलब वहाँ पर हम चाय उतारेंगे, ठीक है। ये उन्होंने खुली घोषणा कर दी थी। ये घोषणा होने के बाद ये जो पहली घटना है जो अमेरिका में घटित होती है और ये बहुत ही फेमस घटना है। जैसे ही चाय के जो कंटेनर हैं, चाय का जो जहाज़ है वो इस बोस्टन बंदरगाह पर आता है, जो सैमुअल एडम्स हैं, सैमुअल एडम्स सन्स ऑफ लिबर्टी जो संस्था है उसके जो मुख्य आदमी हैं सैमुअल एडम्स, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो चाय के बक्से हैं उनके द्वारा, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो लोग थे, उनके द्वारा इन चाय के बक्सों को पूरे जहाज़ में से निकालकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। और इस घटना को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी कोई पार्टी वगैरह नहीं थी, नाच गाना नहीं था। बोस्टन टी पार्टी का मतलब ये है कि इन्होंने विरोध के रूप में, सरकार का विरोध करने के स्वरूप में, वहाँ पर जो जितनी चाय आई थी उस सभी को करीब 256 मतलब 256 बॉक्स थे और 256 बॉक्स को पूरी तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया था। समुद्र का पानी लाल हो गया था। चाय जब वहाँ पर घुली तो समुद्र का पानी लाल हो चुका वहाँ पर, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उस टाइम पर 10,000 पाउंड का नुकसान हुआ था, और जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ा नुकसान था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके बाद फिर एक नया एक्ट लागू किया गया अमेरिका वालों के ऊपर,
इंग्लैंड की तरफ से। इंटॉरेबल एक्ट 1774, इसमें ये कहा गया कि सभी जो टाउन हॉल की मीटिंग्स हैं वो बंद रहेंगी, जो लोग मीटिंग कर रहे थे वो सब बंद रहेंगी। जो बोस्टन का बंद लगाया था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और सरकार ने कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मांगा था, जो चाय गिराई गई थी, चाय को बर्बाद किया गया है, उसका मुआवजा प्रोटेस्टर से मांगा गया था। जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे तब तक सब कुछ बंद रहेगा, बंद रहेगा, व्यापार बंद रहेगा, सब कुछ बंद कर दिया गया था। इसी के साथ 1774 में, सितंबर 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का मीटिंग होती है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से मतलब है जो 13 कॉलोनियाँ थी वो आपस में मिलकर एक जगह मीटिंग करती हैं। ठीक है, इस मीटिंग में ये कहा ये डिसाइड होता है कि हम ब्रिटेन का जो सामान है, ब्रिटेन से जो सामान बनकर आता है उसका बायकॉट करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और हम जो लोकल सामान है, खुद का जो हमारा यहाँ पर बनाया हुआ सामान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला था कि हम स्वदेश की चीज़ें, अपने यहाँ की चीज़ें अपनाएंगे, वैसे ही वहाँ पर भी एक स्वदेशी टाइप का आंदोलन चला था। ठीक है, अब जो मेन जो वॉर है, जो मेन जो लड़ाई है वो शुरू होती है अप्रैल 1775 से। 1775 से लड़ाई चालू होती है। जो अमेरिका की आर्मी थी, अमेरिका की जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी, 13 कॉलोनियों की जो मिलाकर आर्मी बनाई गई थी, उनको लीड कर रहे थे जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वही हैं जो आगे चलकर अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, और इन्होंने ही सेना की कमान संभाली थी। इन्हें गांव में ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, जो यहाँ की आर्मी थी, इन्हें गांव में लोग ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि सिटी में उतना ज़्यादा इनका सपोर्ट नहीं था, लेकिन गांव में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता था इनका। और ये आर्मी थी, इतनी ख़राब स्थिति में इन्होंने युद्ध लड़ा है कि इनके पास कपड़े नहीं थे पहनने को, जूते चप्पल नहीं थे, खास हथियार भी नहीं थे इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा था और आखिरकार इन्होंने इस युद्ध को जीता था। 1776 में इन्होंने अपने आप को 1776 में एक मीटिंग हुई और उन्होंने 13 कॉलोनी ने अपने आप को कॉलोनी ना मानकर एक स्टेट मानना स्वीकार कर दिया, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश ना मानकर 1776 में इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश मान लिया। 4 जुलाई 1776 में मीटिंग होती है फिलाडेल्फिया में। ठीक है, थॉमस जेफरसन इस मीटिंग को लीड करते हैं और वो कहते हैं कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक है, जो सेकेंड कांग्रेस हुई थी, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी, उसे स्पेन ने और नीदरलैंड ने यहाँ पर सपोर्ट किया था अमेरिकन्स को। ठीक है, एक प्रकार से मान्यता दे दी थी। अब बात करते हैं 1781 की। अक्टूबर 1781 में जो इंग्लैंड वालों के जनरल थे, इंग्लैंड वालों का जो सेना की कमांडर थे जनरल कॉर्नवालिस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था यॉर्क टाउन में, अमेरिका की सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, और ये युद्ध अमेरिकियों द्वारा जीत लिया गया था और अमेरिका आज़ाद हो गया था। 1783 में पेरिस की संधि हुई थी और 1783 की पेरिस की संधि के तहत ही अमेरिका को आज़ादी मिली। ग्रेट ब्रिटेन ने यानी कि इंग्लैंड ने अमेरिका को ऑफिशियली तौर पर आज़ाद देश घोषित किया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक